नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज मीणा, फर्स्ट ईयर प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़। एक बार फिर आप लोगों से इतिहास विषय की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज जो कि 31 अक्टूबर है, तो मित्रों आज हम इस चर्चा को एक सारगर्भित रूप में और समसामयिक रूप में जो कि आज के दिन से जुड़ी हुई है उस पर हम थोड़ा आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। तो सबसे पहली बात मित्रों, आज 31 अक्टूबर है और 31 अक्टूबर हमारे जो इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है। एक तरीके से जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जो आधुनिक भारत के, जो संगठित भारत के प्रणेता हैं, उनका आज जन्म दिवस है। और जो भारत की प्रथम एक तरीके से जो शक्ति महिला के रूप में जो जानी जाती हैं, आयरन लेडी और आयरन मैन, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आज के दिन से जुड़ा हुआ है। तो मैं बात कर रहा था इंदिरा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व की। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो व्यक्तित्व है वो तो मित्रों आप लोग सब जानते ही हैं कि इतिहास, जो आधुनिक भारत का जो इतिहास है और जो कांग्रेस के इतिहास में एक बहुत बड़ी भूमिका के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्थान है। तो हमको थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में जान लेना है। आज हम सबसे पहले उनके जन्म दिवस की एक तरीके से 145वीं जो जयंती मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में बधाई अर्पित करते हैं और एक तरीके से हम उनके जो सम्मान में नतमस्तक हैं। उनकी राष्ट्र सेवा, राष्ट्रभक्ति के सामने हम उनको एक आदर्श के रूप में स्थापित करते हैं और एक तरीके से उनके बारे में जो हमारे जो वैल्यूज़ हैं, जो मोरलिटी है, उसको हमें एक आने वाले फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं हमको स्थापित करना होगा। तो तब जाके ही उन महापुरुषों का सपना पूरा हो सकता है। तो मित्रों, हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर रहे हैं, इंदिरा गांधी जी की भी बात करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो लौह पुरुष, आयरन मैन के नाम से जाने जाते हैं, तो उनका जन्म है जो नडियाद गुजरात में स्थित है, वहाँ उनका जन्म होता है। एक कृषक परिवार में होता है। तो किसान पुत्र से लौह पुरुष बनने तक की जो कहानी है, जो किस तरीके से वो इस मुकाम तक पहुँचते हैं, उस मुकाम को भी जानना ज़रूरी है कि किसान पुत्र होने के बाद उन्होंने अपनी एजुकेशन स्टार्ट की। एक लोकल एजुकेशन मतलब लोकल बॉडीज़ में जो म्यूनसिपलिटी टाइप के जो स्कूल्स थे, वहाँ से उन्होंने अपनी स्थानीय शिक्षा प्रारंभ की और कोई विशेष उस तरीके की सुविधाएं उनको नहीं मिली थी। बाद में जाके लंदन से उन्होंने अपनी बैरिस्टर की डिग्री ली और उस बैरिस्टर की डिग्री में भी वो अव्वल रहे। जो ब्रिटिश साम्राज्य के जितने भी विद्यार्थी थे, क्योंकि 1875 में जब जन्म हुआ था, तो उस समय और उसके बाद की जो सिचुएशन है, तो भारत अंग्रेज़ों को गुलाम था। तो उसमें ब्रिटिश साम्राज्य के जो भी विद्यार्थी थे जो लंदन में थे बैरिस्ट्री में, तो उनमें सबसे अव्वल थे। तो इनका एक जो क्रम रहता है सफलता का, ये हमेशा बना रहा। कांग्रेस में भी लोकप्रियता के मामले में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्थान है वो काफ़ी ऊंचा है। हालांकि वो कांग्रेस के कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी नहीं रहे। 4 बार ऐसे मौके आए, लेकिन चारों बार उनको 1929 में, 1945-46 में, 46 तक तो अब्दुल कलाम जी, वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, लेकिन 46 में भी एक मौका आया था, 29 में भी आया था और 39 में भी आया था और 36-37 में से किसी में आया था। लेकिन ये जो मौके आए थे, इन बिटवीन उनका जो गांधी जी का उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था और गांधी जी को ही प्रेरणा बनाकर वो राजनीति में आए थे। अब देखना ये था कि जो गांधी जी जो कहते थे वो सरदार जी मान लेते थे। इनका जो हम सफ़र शुरू करते हैं इतिहास के दृष्टिकोण से, तो किसी भी व्यक्ति का जो चरित्र है वो उसके कर्मों पर टिका होता है। तो सबसे पहली बात है कि हम इस व्यक्ति की जो शुरुआत है एक किसान पुत्र के रूप में हम देखते हैं, तो खेड़ा सत्याग्रह
गांधी जी के द्वारा संचालित था और इनका उसमें सपोर्ट था। ये जो उसका खेड़ा सत्याग्रह है, ये गुजरात में ही खेड़ा नामक जगह पे, जो वहाँ के किसान जिस समस्या से जूझ रहे थे कि भाई फसलों का नष्ट हो जाना, और उस फसलों के नष्ट हो जाने से जो टैक्सेस थे तो वो ब्रिटिश सरकार को पे नहीं करने थे, तो कर नहीं देने का आंदोलन था एक तरीके से, जो खेड़ा सत्याग्रह था। तो वहाँ इनकी अच्छी खासी भूमिका नज़र आई महात्मा गांधी जी के साथ। तो ये एक तरीके से वहाँ एक एक्टिविटी में वहाँ से अपने करियर की शुरुआत करते हैं। इसके 10 साल बाद 18 के बाद 1928 बारदौली सत्याग्रह, ये भी गुजरात ही है। अब यहाँ पर एक बार फिर जो गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस हैं किसानों पर वो 30% बढ़ा दिए हैं, तो उस टैक्सेस को, लगान को जो कम करने के लिए, उसका विरोध करने के, प्रोटेस्ट करने के लिए वल्लभ भाई पटेल आगे आते हैं और फिर उस लगान को लगभग 6% के आसपास सीमित कर दिया जाता है। मैक्सवेल ब्लूमफील्ड ये जो ब्रिटिश अधिकारी हैं इस पे कमेटी बना के चर्चा करते हैं, तो 6% तक वो सीमित हो जाता है। अब इस तरीके से हम देखते हैं कि बारदौली सत्याग्रह में एक बड़ा मूवमेंट, उसमें लेडीज मतलब महिलाओं की भागीदारी, गांधी जी उस आंदोलन के हिस्सा थे। तो गांधी जी ने ही बारदौली में वहाँ की जो महिलाएं थी उनकी तरफ से इनको टाइटल दिया था सरदार, कि भाई आप मुखिया हो इनके, आप सरदार हो। तो वहाँ से वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए। इनके परिवार की बात करें तो जो विट्ठल भाई पटेल हैं स्वतंत्रता सेनानी हैं, वो इनके बड़े भाई हैं। तो उनका भी राष्ट्रीय आंदोलन में और स्वतंत्रता संघर्ष में एक बड़ा योगदान है। इस प्रकार से इनके जो फादर पिता हैं उनकी बात की जाए तो वो 1857 की क्रांति में स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। तो एक तरीके से जो झांसी की जो रानी थी उसकी किसी रेजिमेंट के हिस्से में वो रहे थे, जो इनके फादर थे, इनके पिताजी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के। तो एक तरीके से पूरी तरीके से देशभक्त परिवार या राष्ट्रभक्त परिवार, समर्पित परिवार कहा जा सकता है। अब जब हम बात करते हैं इन चीज़ों की, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वल्लभ भाई पटेल जो हमारे एक तरीके से देश की राजनीतिक एकता, जो आज हम भारत का नक्शा देख पा रहे हैं, इस विविधता में एकता, एक तरीके से जो इतने सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो भारत आज़ाद हुआ तो लगभग 562 देशी रियासतें थी प्रिंसली स्टेट्स। तो इन प्रिंसली स्टेट्स को एक जब माउंटबेटन प्लान के तहत ये था, ये चाहें तो अलग रह सकते हैं, स्टैंड एंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं कि भाई हम कहीं नहीं जाएंगे, नहीं तो भारत में जाना है ना पाकिस्तान में जाना है, हम स्वतंत्र भी रह सकते हैं। और ब्रिटिश साम्राज्य के साथ किस तरीके के संबंध करने हैं वो इनके ऊपर डिपेंड था। दूसरा, या तो भारत में शामिल हो जाओ या पाकिस्तान में शामिल हो जाओ। तो इस तरीके की जो सिचुएशंस थी एग्रीमेंट्स को लेके, तो एक खंड खंड भारत हो जाता, इतने सारे देश एक तरीके से जो आज हम कहें कि अफ्रीका महाद्वीप जैसी सिचुएशन हो जाती, क्योंकि बहुत सारी रियासतें बहुत बड़ी थी तो बहुत सारी रियासतें बहुत ज़्यादा छोटी भी थी। तो हम इन चीज़ों को जब देख रहे होते हैं तो देखते हैं कि जो आज का हम भारत देखते हैं उसका सपना कितना कठिन था, कितना दुष्कर था। तो इस राष्ट्र प्रणेता ने अपने आप और अपने जो सहयोगी हैं बीपी मेनन, उसके तहत, क्योंकि इनको जब 1947 में रियासती विभाग का जब प्रमुख बनाया गया, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री, रियासती विभाग के मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री, इनके पास ये सारे विभाग इनके पास ही थे। तो अब बात करते हैं हम इनके जो राजनीतिक एकीकरण का जो दौर है उसमें जो इनका प्रयास रहा उसकी। तो मित्रों, प्रिंसली स्टेट्स, देशी रियासतें चारों तरफ भारत में थी, उस बिटवीन इनका जो एक दौर चला, इनकी जो कुशाग्रता का, मैं ये कहना चाहूँगा कि इनके बोलने से ज़्यादा इनका करना ज़्यादा तेज़ था। क्यों? क्योंकि जो काम था
कोई व्यक्ति सोचता उससे पहले पटेल जी कर देते थे। तो डेफिनेटली एक बहुत कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति थे और शुरुआत से टैलेंटेड थे। तो डेफिनेटली ये क्लियर है कि इस विलक्षण बुद्धि व्यक्ति का व्यक्तित्व एक तरीके से पूजनीय व्यक्तित्व है। लेकिन आज हमें इनके जो आदर्श हैं उनको फॉलो करने की आवश्यकता किस तरीके से है। जो ये सपने छोड़ के गए हैं उन सपनों को भी हमें पूरा करना है। तो देखिए कि मंजिलों से आगे कारवां और भी होता है। माना कि मंजिल स्वतंत्रता आज़ादी थी, देश का एकीकरण इन लोगों ने किया, राष्ट्र का एकीकरण कर दिया, लेकिन उस राष्ट्र को एकीकरण करने के बाद यूनिटी, कहते हैं कि यूनिटी एक, अब उस एकता को कायम रखने के लिए हमें उन कारवाओं पे किस तरीके से चलना है, किस तरीके से मुकाम बनाने हैं, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए और अपने आप को एक सभ्य सिटीजन बनाने के लिए हमको इन लोगों के आदर्शों को फॉलो करना पड़ेगा। अपरिग्रह की बात की जाए तो एक तरीके से मैं कहूँगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जिस समय मरे, जिस समय वो उन्होंने अपने प्राण उत्सर्ग किए, उस समय उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। प्रॉपर्टी में ऐसा कुछ मिला नहीं कि भाई ये मकान है, ये ज़मीन जायदाद है, कुछ ऐसा। तो उनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, वो खुद ही प्रॉपर्टी थे, वो देश की सबसे बड़ी संपदा थे। तो आदमी का जो जीना है, जो राष्ट्र के लिए जीवन होता है, वो उनसे सीखना चाहिए। हमें उनका जो त्याग है वो भी सीखना चाहिए। बगलात के दौरान जब उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है और उस बिटवीन उनको सूचना मिलती है, टेलीग्राम मिलती है, तो वो पहले वकालत पूरी करते हैं और इस बिटवीन कहते हैं, बाद में जब बताते हैं कि वो कहते हैं कि भाई मैंने इस क्लाइंट से पैसा लिया था, तो मेरा पहला फ़र्ज़ ये बनता है, पहली निष्ठा ये बनती है कि मैं अपने क्लाइंट को न्याय दिलाऊँ। ऐसे बीच में मैं अपने फ़र्ज़ से नहीं भाग सकता। तो ये बहुत बड़ी अपने आप में एक तरीके से दृढ़ संकल्प वाली भावना है, वरना एक इमोशनली सेंटिमेंट होके आदमी घबरा भी सकता है कि कैसी बीच में छोड़ दे, हो सकता है कि तनाव में चला जाए। लेकिन देखिए कि आप अपने आप में इस चरित्र को गांठने के लिए, अपने आप को इतना बनाने के लिए एक आदमी को कितना कुछ करना पड़ता है। तो ये हम उनसे सीख सकते हैं। ये उनकी निष्ठा कर्म के प्रति थी, फर्ज के प्रति थी। त्याग आप देख ही रहे हैं कि जब खुद स्वयं के लिए न करके सब कुछ देशवासियों के लिए किया। आज हम देश का जो एकीकरण देखते हैं, राष्ट्र का जो एकीकरण देखते हैं, वो कहीं ना कहीं से वल्लभ भाई पटेल का ही दिया हुआ है। अगर वो ना होते तो हो सकता है कि आज हम हिंदुस्तान में 2-4-5 देशों में रह रहे होते। ऐसा भी हो सकता होता था कि हिंदुस्तान में और भी देश होते। तो ये भी क्लियर है, क्योंकि जब हैदराबाद की बात आती है, जूनागढ़ की बात आती है, कश्मीर तो देखो आज भी जल ही रहा है। लेकिन सारी चीज़ें हैं, सिचुएशंस के ऊपर डील वो करती हैं, डिपेंड। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि उन्होंने जो देशी रियासतों को एकीकरण करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके हम और हमारा हिंदुस्तान हमेशा आभारी और ऋणी रहेगा। इस कर्तव्य निष्ठा के साथ जो कर्म किया उसको हम प्रेरणा मानेंगे। तो मित्रों, मेरा जो कहने का मतलब यह है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान अविस्मरणीय है। तो मित्रों, एक बार और मैं वल्लभ भाई पटेल के जीवन के बारे में और कुछ बातें आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग पढ़ाई के दृष्टिकोण से भी बात कर रहे हैं। मेन बात वही है कि हमें उन चीज़ों को भी समझना है। तो अभी जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बना है, जो दुनिया का सबसे विशाल प्रतिमा है, जो कि साधु बेट गुजरात में जो वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनाई गई है, साधु बेट द्वीप पर, नर्मदा के टापू पर। तो वो प्रतिमा दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है। उसके बाद में स्प्रिंग टेम्पल की जो चाइना में है, उसकी बौद्ध प्रतिमा है। और ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो अमेरिका में है, उससे लगभग 2 गुना है। तो ये चीज़ हम थोड़ा सा नोटिस में रखते हैं। बाकी बहुत सारी जो संस्थाएं हैं, उनका नाम भी वल्लभ भाई पटेल के नाम पर सरकारों ने या गुजरात सरकार ने, राष्ट्रीय सरकार ने भी घोषित कर रखा है।
पुलिस एकेडमी का नाम भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर है। दूसरा जो मैं कह रहा था, हाँ, कि उनकी जो सेवाएं थी, उनके जो उन सेवाओं से मतलब एक तरीके से अभिभूत होकर जो देश के लिए सेवा की गई थी, तो 1991 में उनको भारत रत्न दिया गया था। तो ये हमको ये भी ध्यान रखना है। तो मित्रों, ये जो वीडियो था एक तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित था। तो मैंने आप लोगों से बस ये चीज़ डिस्कस की है कि थोड़ा सा हमको इन महापुरुषों को भी रेस्पेक्ट के तौर पर इतिहास में एक जगह देनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।